गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम जो +2 क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा लेसन चला हुआ है, लेसन नंबर 4 डिसेबिलिटी की अक्षमता असमर्थता वाले बच्चे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है? तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं कि जो हमारा लेसन अभी 4 चला हुआ है डिसेबिलिटी की जो असमर्थ है, दिव्यांग बच्चे हैं, असमर्थता है, अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनके लिए उसके अंदर की शिष्टाचार उनका किस प्रकार होना चाहिए। शिष्टाचार का अर्थ होता है कि आचार विचार आपका विचरण है, बात करने का तरीका आपका किस प्रकार का होना चाहिए। जो असमर्थ अक्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए यह टॉपिक है कि अक्षमता या अशक्तता यानी जो विकलांग वगैरह है उनके लिए कि शिष्टाचार विशेष रूप से दिव्यांग या असमर्थ व्यक्तियों को संपर्क करने के तरीके के साथ दिशा निर्देश का समूह है कि उनको एक दिशा देना ही शिष्टाचार कहलाता है। कि जो भी बच्चे हैं उनको अंधे हैं, उनको रास्ता दिखाना या सुनने नहीं सुनते तो उनके लिए होठ हिलाकर वगैरह बोलकर कुछ समझाना, ये सारा का सारा उनके दिशा निर्देश देना ही शिष्टाचार कहलाता है। कि असमर्थता शिष्टाचार को जानने से पहले कुछ मूलभूत बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। कि जैसे यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसको हमारी आवश्यकता की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति असशक्त है यानी उसको विकलांग है, उसको हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उसको हमारी जरूरत है। हमें उससे पूछना चाहिए या देखना चाहिए कि उसको हमारी जरूरत है, हमें नहीं एकदम से उसकी सहायता करनी चाहिए, तो उसको बुरा भी लग सकता है। कि वास्तव में दिव्यांग या असमर्थ व्यक्ति अपने आप साथ आत्मनिर्भर व्यक्ति के स्वरूप में व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए एक असमर्थ व्यक्ति को तभी मदद करनी चाहिए जब उसकी सचमुच आवश्यकता हो। यानी जो भी विकलांग वगैरह अक्षमता वाले व्यक्ति हैं उनकी बच्चों की तभी हमें मदद करनी चाहिए जब उनको आवश्यकता हो। तो अपेक्षाकृत किसी दोस्त से दिव्यांग या असमर्थ व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों को हमें सीधे ही बात करनी चाहिए। हमें जो भी विकलांग वगैरह है, जो भी असशक्त बच्चे होते हैं यानी अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनको हमें सही तरीके से उनको समझाना चाहिए, उनके साथ में अच्छे से व्यवहार वगैरह करना चाहिए। तो उसके बाद में कि जो सामान्य शिष्टाचार क्या क्या है, इसका वर्णन इस प्रकार है कि हमें असमर्थ व्यक्ति होते हैं उसके लिए हमारा शिष्टाचार किस प्रकार का होना चाहिए। कि हमेशा व्यक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए कि वह डिसेबल्ड पर्सन्स की अपेक्षा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का होना चाहिए। हमारे पुराने शब्दों जैसे विकलांग है, मंद है, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या निःशक्त जन होते आदि की उदाहरण के लिए अंधे व्यक्तियों को अपेक्षा व्यक्ति को दृष्टिहीन का प्रयोग करना चाहिए। कि जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उसके लिए उनका प्रयोग होना चाहिए। कि जो इसका मतलब कहने का यह है कि जो शिष्टाचार है उनका पहला कदम यह उचित होता है कि जो भी मंद बुद्धि के विकलांग हैं या मंद बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, पहिए वाली चेयर्स पे घूमते हैं या फिर अपंग हैं, मनोरोगी हैं, यानी कई हैं जो जैसे बोने हैं, अंधे हैं, साधारण हैं, मिर्गी वाले हैं, ये सारे के सारे शब्द पुराने हो गए हैं जिनका प्रयोग कभी हमें नहीं करना चाहिए। कि अगर हम कोई भी अंधा उसको अंधा नहीं बोलना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि शिष्टाचार हमारे सामान्य है कि जो भी अंधे व्यक्ति होते हैं, बोने होते हैं, उनको हमें एकदम से उनको यही नहीं बोलना चाहिए कि आप अंधे हो, बोने हो, तो उसके दिमाग पर भी बहुत असर पड़ता है। एक दिव्यांग या असमर्थ व्यक्ति से मिलते समय अपना परिचय देने के लिए हमेशा हाथ मिलाना चाहिए। अगर वो दिव्यांग है या असमर्थ है या दृष्टिहीन व्यक्ति है, उससे हमें पहले तो अपना परिचय देना चाहिए कि हम कौन है। अगर हमारे कोई साथ में आया हुआ है उसका भी हमें परिचय करवाना चाहिए कि यह बंदा है, यह इस गांव से है या इसका ये नाम है। तो दृष्टिहीन व्यक्तियों से हमें आपस में बातचीत ऐसे ही करनी चाहिए, उनका परिचय करवाना चाहिए। एक दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलते समय हमेशा अपनी अन्य व्यक्ति के साथ
हो पहचान कराएं, यानी बता दिया गया था। व्हील चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति पर कभी भी झुकना या लटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा ऐसा किया गया सामान्य तौर पर कष्टदायक हो सकता है। कई बार क्या होता है, जो व्हील चेयर पर बैठते हैं उस पर आपको शरारत वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्या पता वो व्हील चेयर वगैरह गिर जाए, उस व्यक्ति के जो अपंग व्यक्ति है उसको चोट वगैरह लग जाए। तो ये भी एक शिष्टाचार की अर्थ है, यानी सामान्य शिष्टाचार है। यदि कोई व्यक्ति जिसे बातचीत करने अर्थात बोलने में कठिनाई आती हो तो इसकी बात को हमेशा ध्यान पूर्वक व अच्छे से सुनना व समझने का प्रयास करना चाहिए। उसकी बात पूरी होने का इंतजार करें और धैर्य पूर्वक उसकी बात सुने। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति से छोटे प्रश्न करें जिनकी उत्तर भी प्राय छोटा हो, ताकि आराम से उत्तर दे सके। कई बार क्या होते हैं, ऐसे सख्त व्यक्ति होते हैं बोलने में, जिसको कठिनाई आती है, तोतले वगैरह जिसको बोला जाता है, इतलाते हैं, उनके साथ में आराम से उनकी बातों को बिल्कुल गहरे स्वभाव से सोचे समझे और उनका जितना हो सके छोटे शब्दों में ही उनका उत्तर दे, ताकि वो अच्छे से बोल सके। उसकी बोलने की आदत, अगर आप अच्छे से उसके साथ में बोलोगे, क्या पता उसकी आदत में सुधार भी हो सकता है। जब एक पहिए वाली चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति से या वैसाखियों प्रयोग कर, वैसाखी वाले जो विसाखी यानी अगर लंगड़े लुगड़े वगैरह हैं तो उनसे भी प्रयोग करने वाले व्यक्ति से बातचीत करें तो आसानी पूर्वक बात करने के लिए समय को उसकी आंखों के स्तर पर झुका देना चाहिए। अगर वो व्हील चेयर में बैठा है या कोई वो डंडी वगैरह लिए हुआ है, ठीक है, छड़ी वगैरह, तो ऐसा सख्त है व्यक्ति वो, तो उसके साथ में हमें झुककर बातें करनी चाहिए। व्हील चेयर पे बैठा है तो उसके साथ में बैठकर बातें करनी चाहिए। अगर थोड़ा बैंड है तो उसके साथ में भी हमें बैंड होकर करनी चाहिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। यही एक शिष्टाचार है। किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर करने के लिए जो बहरा हो या जिसकी सुनने की क्षमता कम हो, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपा सकते हैं या फिर अपना हाथ हिलाकर इशारा कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करते समय उसकी तरफ देखना चाहिए और अपनी बात स्पष्ट व सरल रूप से रखनी चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि जो बहरे होते हैं बच्चे, जो बहरे वगैरह होते हैं, उनसे हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, उनके इशारों से समझना चाहिए, इशारों से उसको समझाना चाहिए, ठीक है। और अगला एक टॉपिक है कि शिष्टाचार का क्या अर्थ है। अगला शिष्टाचार का क्या टॉपिक है, सॉरी, कि जो व्यक्ति पहियों वाली चेयर पर बैठे होते हैं, जिसको व्हील चेयर बोले जाते हैं, उन्हें सिर या कंधे पर थपकी के द्वारा संरक्षण या कृपा कभी नहीं दिखाएं, यानी उसको कभी भी थपथपी ना लगाएं अगर कोई व्हील चेयर वगैरह पर बैठे हैं तो। जो व्यक्ति दृष्टिहीन है उन्हें अपना परिचय देते समय अपना नाम अवश्य बताएं। उसके बाद में आता है कि जो अक्षमता वाले व्यक्ति है, विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, ये था हमारा शिष्टाचार कि हमारा शिष्टाचार इस प्रकार का होना चाहिए। जो भी विकलांग वगैरह व्यक्ति बच्चे हैं उनके साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद में आता है कि इसके लाभ क्या है, कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या लाभ है। हम कि हमारे जो शारीरिक क्रियाओं के क्या क्या लाभ हैं, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या क्या लाभ या जो गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, उनके लिए क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन में सारी क्रियाएं गतिविधियां एक अत्यंत महत्वपूर्ण व सकारात्मक भूमिका निभाती है। वास्तव में ऐसे अनेक तथ्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि शारीरिक क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अत्यंत जरूरी है। पिछले 3 दशकों के दौरान यह इस अनुसंधान अध्याय पर यह बताते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जीवन में सारी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनकी क्रियात्मक स्तर व गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। वास्तव में सारी क्रिया दिव्यांगों के अत्यंत लाभदायक होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है कि सबसे पहले नंबर 1 आता है कि शारीरिक सुधार, कि शारीरिक सुधार यानी फिजिकल इम्प्रूवमेंट, हम किस प्रकार इम्प्रूवमेंट हम उसके अंदर किस प्रकार इम्प्रूव उसको कर सकते हैं फिजिकल के तौर पर। देखिए कि वे बच्चे जो संज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी असमर्थता से ग्रसित हैं, यानी जो ज्ञान से संबंधित असमर्थ हैं, जो व्यक्ति जिनको ज्ञान वगैरह नहीं है कुछ भी, उनके लिए अधिकतर शारीरिक अपंगता हो जाते हैं, यानी शारीरिक अपंग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को फुदकने कूदने संबंधी गामक कौशलों को करने से बहुत अधिक समस्या होती है। ऐसे बच्चों को गामक कौशल यानी स्किल्स है, शारीरिक पुष्टि फिजिकल फिटनेस के कौशलों को यानी स्किल्स को विकसित करने के लिए शारीरिक क्रियाओं में सहभागिता सहायता सिद्ध हो सकती है। ये क्रियाएं तंदुरुस्ती के स्तरों व शारीरिक स्वास्थ्य को
बढ़ाने या सुधार लाने का कार्य करती है। कि जो क्रियाएं करवाई जाती है यानी शारीरिक पुष्टि के लिए या फिजिकल फिटनेस के जो कौशल बताए जाते हैं उसके लिए हमारे शरीर के अंदर शारीरिक सुंदरता या जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है उसके सुधार को बढ़ाती है। कि जो सारी क्रियाएं गतिविधियां हाथ या आंख के सामंजस्य, लचक, शक्ति, सहन क्षमता, एंडोरेंस, हृदयवाहिका, संस्थान की कार्य कुशलता को बढ़ाती है। ये क्रियाएं दिव्यांग बच्चों को अनेक समस्याओं जैसे मोटापा तथा जीवन शैली से संबंधित बीमारियों से लड़ने में भी मदद करती है। जो फिजिकल इंप्रूवमेंट है, अगर हम किसी को फिजिकल के तौर पर जो ऐसे शख्स बच्चे हैं उनको फिजिकल तौर पे हम कुछ शारीरिक के सुधार कर सकते हैं, हम कुछ अगर उनको बताएंगे तो अपने आप उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ क्या है कि ये क्रियाएं गतिविधियां अस्थि के घनत्व को स्वास्थ्य बनाए रखने या तथा संपूर्ण पुष्टि को अच्छा बनाने में सहायता करती है और ये जो जीवन शैली से संबंधित लड़ने में भी हमारी मदद करती है। कि हमारा जो ऐसे सख्त बच्चे होते हैं उनके लिए अगर हम फिजिकल इंप्रूवमेंट करते हैं, उनके अंदर कुछ भी शारीरिक सुधार करते हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ शारीरिक सुधार भी होगा। उसके बाद में आता है नंबर 2 पॉइंट हमारा कि मानसिक सुधार। ये था शारीरिक कि हम जो फिजिकल से रिलेटेड बच्चे हैं उनको एक ज्ञान के माध्यम से हम एक्टिविटियां करवा के उनको फिजिकल सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में मानसिक आता है कि मेंटल इंप्रूवमेंट कि आप किस प्रकार के लाभ हैं। कि सारी क्रिया न केवल बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अच्छी होती है अपितु उनके मानसिक विकास के लिए भी लाभदायक होती है। वास्तव में सारी क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के सामान्य मूड तथा उसकी वेलनेस में सुधार करती है, यानी शोभता में सुधार करती है, जो मानसिक मेंटल इंप्रूवमेंट करती है। यह भी इसका लाभ है। उसके बाद में आत्म सम्मान, सेल्फ एस्टीम, ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं आत्म सम्मान इस प्रकार है कि जो सारी गतिविधियां विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि ऐसी क्रियाएं उनमें आत्म सम्मान व आत्मविश्वास विकसित करती है। वास्तव में सारी क्रियाओं में वार्तालाप या बातचीत तथा दूसरे विद्यार्थियों से मिलना जुलना बच्चों में आत्मविश्वास की भावना, उपलब्ध भावना को जागृत करने में मदद करती है। कि जो आत्म सम्मान है उसके तौर पर जो भी बच्चे होते हैं ऐसे सख्त, उनके लिए वह एक दूसरे से मिलना जुलना बातचीत करना यह उनके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। उसके बाद में आती है कि चिंता या तनाव को दूर करना, ये जो कमी होती है उसको, कि शारीरिक गतिविधियां क्रिया विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में चिंता तनाव अवसाद यानी डिप्रेशन के स्तर में भी कमी करती है। उसके बाद में आता है लास्ट पॉइंट हमारा कि सामाजिक व्यवहार में सुधार किया, जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक व्यवहार किस प्रकार होगा उसके अंदर भी सुधार कर सकती है। ये सारी क्रियाएं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सामाजिक व्यवहार में सुधार लाने के बहुत से अवसर प्रदान करती है। कि शारीरिक क्रियाएं गतिविधियां शामिल होने के दौरान सामाजिक संबंध विकसित होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं अभी आपको 5 पॉइंट बताए गए हैं कि शारीरिक, मानसिक, आत्म, चिंता या तनाव, सामाजिक व्यवहार में जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार लाभ होते हैं। तो जो भी आप इनको एक्टिविटियां वगैरह करवाओगे या शारीरिक तौर पर मानसिक रूप से, तो इसके अंदर जो लाभ है शारीरिक क्रियाएं के वो बहुत लाभ देती है यानी बेनिफिट प्रदान करती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी सारी क्रियाओं के सुलभ बनाने के क्या क्या उपाय है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सारी क्रियाएं हैं उसको सुलभ बनाने के उपाय क्या है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो चिकित्सक प्रशिक्षण है कि वह है हमारा कि जो चिकित्सक प्रशिक्षण है कि जो विशिष्ट आवश्यकता विभिन्न प्रकार की असमर्थताएं होती हैं जैसे मानसिक अक्षमता, श्रवण की अक्षमता, बोलने या भाषा की असमर्थता, दृष्टिहीनता, ऑटिज्म, स्वास्थ्य अक्षमता आदि वाले बच्चों को प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी योग्यता को विकसित करने का अधिकार है। अतः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुलभ या सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय हैं यानी युक्तियां उनको इस प्रकार हैं कि हमारा फर्स्ट आता है कि चिकित्सा प्रशिक्षण, मेडिकल चेकअप किस प्रकार आप कर सकते हैं।
कि सर्वप्रथम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिकित्सा प्रशिक्षण कराना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बिना चिकित्सा प्रशिक्षण के सारी क्रिया के अध्यापक यह नहीं जान सकते कि बच्चे में किस प्रकार की असमर्थता अक्षमता है। वास्तव में यदि हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या अक्षम बच्चे हैं, जो अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनके लिए सारी क्रियाओं को सुगम या सुलभ बनाना चाहते हैं, तो हमें बच्चों की अक्षमता की किस्म का पता होना चाहिए कि जिसे किस ढंग से चिकित्सक यानी मेडिकल जांच से किया जा सके। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले जो भी बच्चे हैं उनका हमें चिकित्सक प्रशिक्षण करवाना चाहिए, मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए कि वो उन्हें क्या बीमारी है, किस प्रकार की बीमारी है, कि हम एकदम से उसका पता नहीं लगा सकते, तो हमें उसको चिकित्सक के पास में ले जाना चाहिए और उसका प्रशिक्षण करवाना चाहिए। उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक कि शारीरिक क्रियाएं बच्चों की रुचियों पर आधारित होनी चाहिए, कि जो सारी क्रियाएं हैं उनकी जो रुचियां हैं बच्चों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। यह एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सारी क्रियाएं या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की रुचियां सहज योग्यता यानी योग्यताओं, पूर्व अनुभवों तथा सीमाओं पर आधारित होनी चाहिए। इसीलिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को बच्चों की सीमाओं, अक्षमताओं, रुचियों तथा सहज योग्यताओं की गहरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को आसानी पूर्वक सुलभ बनाया जा सकता है, कि उनको जो उपाय है आसानी पूर्वक किए जा सकते हैं। कि जो सारी क्रियाओं की रुचियां हैं, हमें उन बच्चों के अंदर रुचियां डालनी चाहिए कि जो भी ऐसे सख्त बच्चे हैं किस प्रकार से हम उनके अंदर उसी प्रकार की रुचि डालनी चाहिए ताकि वह उस कार्य को करने में निपुण हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि शारीरिक क्रियाओं से संबंधित उपकरण, कि जो उपकरण है बच्चों के लिए आवश्यकता के हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। ये जो सारी क्रियाओं से संबंधित उपकरण है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के लिए होनी चाहिए, कि जो उनके लिए उपकरण है, जो जिस प्रकार की उनको आवश्यकता है जिस उपकरण की, वही उपकरण उनके पास में होने चाहिए। जैसे अगर पांव से भंगा तो उसके लिए व्हील चेयर का प्रयोग होना चाहिए, अगर हाथ से है तो उनके लिए कोई लकड़ी वाला स्टैंड वगैरह बनवाना चाहिए, और जो अंधे वगैरह है उनके लिए स्टिक का प्रबंध, ऐसे उपकरणों की जो उनको आवश्यकता है वही उनको देने चाहिए। कि ये उपकरण अलग अलग आकार, आकृति, रंग या भार के अनुसार होने चाहिए। ये उपकरण बच्चों के सतर या उनकी अक्षमता के अनुसार होने चाहिए। दृष्टि की असमर्थता वाले बच्चों के लिए चमकीले रंग की बॉल होनी चाहिए। बॉल के साथ एक धागा अवश्य बंधा होना चाहिए ताकि बच्चे बॉल को वापस अपने पास खींच सके। अतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए ताकि सारी क्रियाओं को ऐसे बच्चों के लिए सुगम बनाया जा सके, जो सारी क्रियाएं हैं वो उनके उपाय करने में बहुत आसानी हो, यानी उनको बना सके। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि बच्चों को विशिष्ट वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो यानी ऐसे सख्त बच्चे हैं, उनके लिए वातावरण अच्छा होना चाहिए, आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए ताकि वो उसके अंदर अपना समय व्यतीत कर सके। कि जो सारी क्रियाओं को करने के लिए सीमित एरिया होना चाहिए, क्योंकि जो सारी क्रियाएं यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं, इधर उधर गति करने की योग्यता या क्षमता सीमित होनी चाहिए। विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए ऑटिज्म का विकार हो सकता है। उन्हें सारी क्रियाओं करने के लिए एक विशेष एरिया प्रदान करना चाहिए क्योंकि उन्हें बीच में कुछ समय के लिए स्थिर यानी रिलैक्स होने की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए अच्छा वातावरण निर्मित करने के लिए उचित प्रकार या आवाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि उनकी जो भी सारी क्रियाएं करते हैं उनके लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छा स्पेस होना चाहिए और अच्छी आवाज उनके लिए आनी चाहिए, और उनको समय पर रिलैक्स भी करवाना चाहिए। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए यह वातावरण का एक ये भी पॉइंट है कि विशिष्ट वातावरण, अच्छा वातावरण होना चाहिए। उसके बाद में पुराने अनुभवों को ध्यान में रखना, यह भी एक रखा जाना चाहिए। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनका यह अनुभव ज्ञात करना चाहिए कि उन्होंने लास्ट में पीछे क्या क्या अनुभव प्राप्त किया, उनके अनुभव के बारे में जानकारी हमें प्रदान होनी चाहिए, जो सारी क्रियाएं या अध्यापक करवाना चाहता है। कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी क्रियाओं को सुगम व सुलभ बनाने के लिए सारी क्रियाओं शिक्षा से संबंधित अध्यापक को बच्चों के सारी क्रियाओं के बारे में पुराने अनुभवों के बारे में विस्तृत व जानकारी होनी चाहिए। इससे निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि उपलिखित जो वर्णित युक्तियां हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी क्रियाओं को सुलभ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है जो हमारी ये 5 है, वो 5 है ये सुदृढ़ बनाने के लिए जो सारी क्रियाएं हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा लेसन चला हुआ था, हमारा 4th लेसन है ये डिसेबिलिटी वाला, कि जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार उनके अंदर क्या होते हैं, डिसेबिलिटी असमर्थता क्या है, इसके क्या कारण है और इसके क्या क्या प्रकार है। हमें 5 प्रकार करवाए गए थे जो उनके अंदर विकार पाए जाते हैं, विकार के प्रकार बताए गए थे, और जो इसकी हमारे क्रियाएं हैं, इसके क्या लाभ हैं, सारी क्रियाएं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सुदृढ़ बनाने के क्या क्या उपाय हैं, उन्हें अच्छा बनाने के क्या क्या उपाय आप कर सकते हो। तो हमारा आज 4th लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, अच्छे तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको सभी को राइटिंग करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर, जो भी आपने फिजिकल की बुक लगाई हुई है, और जो भी आपको होमवर्क वगैरह मिलता है उसको अच्छे तरीके से याद भी करते रहिए। मॉर्निंग सेशन में सुबह आप जल्दी उठिए, और आप सुबह जल्दी उठेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर आप अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि घर पर हो आप तो घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आसपास में अगर पार्क वगैरह है या ग्राउंड है तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। तो हमारा 4 लेसन हो चुके हैं। 4 जो 3 लेसन आपके छुट्टियों से पहले करवाए गए थे उनका आपका ऑनलाइन टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो आप अपने टेस्ट की तैयारी रखिए। आपका जो क्विज कंपटीशन है वो भी अभी कुछ ही समय में आगे कभी भी हो सकता है। तो आप जो भी होमवर्क आपको मिलता है उसकी आप डेली रिवीजन रखिए, तैयारी रखिए, ताकि आपका कभी भी टेस्ट दिया जा सके। धन्यवाद।